हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों इस सीक्वेंस में हम लोगों ने पिछले दो एक्सरसाइज को बहुत ही बढ़िया से खत्म किया है। 3.1 और 3.2 को बहुत अच्छे से हमने सीखा है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया एक्सरसाइज जो है आपका 3.3। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल को एक नई विधि के साथ सीखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करेंगे। तो क्या आप रेडी हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस शानदार से क्लास को। तो बच्चों आपके सामने ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्वेश्चन बनाना कैसे है। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का जो अनुपात है वो 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपया बचा लेता है तो उसका मासिक आय क्या होगा। चलो सबसे पहले सोचो कि कमाने का जो आय है, मतलब आय इनकम का जो स्रोत है उसका अनुपात है आपका 9:7 और जो खर्चों का जो अनुपात है ये है 4:3 और उनका जो बचत है वो 2000 रुपया है। तो आपको यह समझना है कि उसका मासिक आय क्या है। अब देखो बनाएंगे कैसे सर, तो देखिए ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले चलो हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप देखे हो कि ये दोनों अनुपात में दे रखा है और जब भी अनुपात में दिया हुआ हो तो हमारे पास एक अनुपातिक गुणांक होता है। अब ये अनुपातिक गुणांक क्या होता है बच्चों, देखो जब भी कोई रेशियो, कोई भी जो वैल्यू होता है वो यदि रेशियो में दिया हुआ है, मान लेते हैं कि मेरे पास 20 रुपए है और किसी दूसरा व्यक्ति है, मेरा दोस्त है, वो 40 रुपया है उसके पास। इसका मतलब हमारा दोनों का जो रेशियो है ना वो 1:2 का है। जब हम इसे काट देंगे 20 से तो 1:2 का रेशियो बनेगा। तो रेशियो से यदि हम वैल्यू में आए ना तो इसमें एक निश्चित वैल्यू जो होता है ना वो गुना हो रहा होता है। यदि हम इससे रेशियो में बदले तो 1:2 बनता है, लेकिन वापस यदि हम वैल्यू में जाएं तो हमें 20 से गुना करना पड़ रहा है। इसका मतलब जब भी हम रेशियो से वैल्यू में जाते हैं तो एक निश्चित अमाउंट को जो है उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अभी हमें वो निश्चित अमाउंट पता नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, आय का जो अनुपातिक गुणांक है आपको क्या लिखना होगा, माना आय का अनुपातिक गुणांक, इसे आपको मान लेना चाहिए x। क्या मान लेना है बच्चों, x। अब देखो दो व्यक्ति है तो मान लेते हैं पहले व्यक्ति लिखेंगे, इसीलिए जो पहले व्यक्ति है, पहले व्यक्ति की आय, जो पहले व्यक्ति का आय है ये हो जाएगा कितना, क्योंकि ये जो है सो 9:7 का रेशियो है तो ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9x, क्योंकि पहले व्यक्ति का जो रेशियो है वो 9:7 है तो अनुपातिक गुणांक के हिसाब से ये 9x हो जाएगा। और दूसरे व्यक्ति का, दूसरे व्यक्ति की जो आय है ये हो जाना चाहिए आपका 7x। इस तरीके से आय का अनुपात के हिसाब से हमारे लिए ये बन के तैयार होता है। अब देखो अब हम लोग को क्या करना चाहिए, अब हमारे लिए है दूसरा अनुपात किसका है, तो खर्च को अनुपात है। तो इसी तरह से जैसे हमने ये माना इसी तरह से दोबारा मानना होगा। फिर से मान लेते हैं, माना खर्च का अनुपातिक गुणांक। बच्चों खर्च का जो अनुपातिक गुणांक है उसे हम लोग मान लेते हैं y। यदि हम ऐसा करते हैं तो पहले व्यक्ति का जो है वो खर्च हमारा 4:3 मतलब 4:3 का रेशियो दिया हुआ है। तो पहले व्यक्ति का जो है लिखेंगे पहले व्यक्ति का खर्च, तो पहले व्यक्ति का खर्च क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4y, क्योंकि y इसका अनुपातिक गुणांक है। और दूसरे व्यक्ति का जो खर्च है ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3y। इस तरीके से आपके पास पहले व्यक्ति का आय भी है और पहले व्यक्ति का खर्च भी है, दूसरे व्यक्ति का आय भी है और दूसरे व्यक्ति का खर्च भी है। अब आप जानते हैं क्वेश्चन के हिसाब से कि दोनों व्यक्ति जो है उसका दोनों में से प्रत्येक का जो है वो प्रति मंथ जो है वो 2000 रुपया जो है वो सेविंग होता है। अब आप सोचो कि सेविंग कैसे निकलता है। सेविंग जो है वो हमेशा आय में से खर्च को माइनस करके निकलता है। तो लिखेंगे प्रश्न हमसे क्या कहा, प्रश्न हमसे कहा कि ये जो हमारा इनकम है ये आय है पहले व्यक्ति का, तो पहले व्यक्ति का आय है 9x। तो पहले इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, 9x, उसमें से पहले व्यक्ति का जो आपका खर्च है उसे माइनस कर दिया जाए। यदि इतना हमने कमाया, मान लेते हैं कि 9x हमने कमाया और उसमें से 4y को हमने क्या कर दिया,
खर्च कर दिया, तो जो भी बचा होगा बच्चों ये हमारा सेविंग ही तो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो 2000 रुपया आपका सेविंग आ रहा है ये पहले व्यक्ति का आय में से खर्च को माइनस करके जो सेविंग आया वो है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा क्या होगा, दूसरे व्यक्ति के लिए 7x माइनस 3y, तो लिखेंगे 7x माइनस 3y और इसका भी जो आपका रेशियो बनेगा ये 2000 रुपये ही बनेगा, क्योंकि लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति का प्रति महीने का जो बचत है वो 2000 रुपया है, तो दोनों का तो सेम वैल्यू आएगा। हाँ, अब देखो बच्चों, आज जो हम लोग सारे सवालों को हल करने वाले हैं इस विधि का नाम है विलोपन विधि। हमने ग्राफीय विधि और प्रतिस्थापन विधि को बहुत अच्छे से पढ़ा और आज का जो भी पूरा चैप्टर चलेगा ये सारा जो एक्सरसाइज चलने वाला है ये सारा विलोपन विधि से बनेगा। तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि में एक बात ध्यान रखना है आपको कि विलोपन नाम क्यों पड़ा। विलोपन का मतलब होता है कि इन दोनों चरों में से किसी एक चर का आपको विलोप कर देना है, उसे काट करके हटा देना है। तो ये कैसे संभव है, देखो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आप समझिए। पहले सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, दोनों चरों में से किसी एक चर को एकदम बराबर रखना है, एकदम इक्वल होना चाहिए। ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, ये 9 है तो ये भी 9 होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो हम कर नहीं सकते, हम एक ही काम कर सकते हैं, जिसको भी आपको बराबर करना है उसके गुणांक को पहले इक्वेशन में गुना कर दीजिए और पहले वाले का एक गुणांक को दूसरे इक्वेशन में गुना कर दीजिए। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना होगा, समीकरण नंबर 1 गुने 3 और 2 गुने 4, इन दोनों समीकरणों को हम आपस में जोड़ेंगे या आपस में घटाएंगे, इस बात पे भी फोकस करना है। देखो बच्चों, यदि दोनों जिसको आप बराबर करना चाह रहे हैं वो यदि सेम साइन के साथ है, यदि ये भी माइनस में तो ये भी माइनस में, यदि ये प्लस में तो ये भी प्लस में, यदि दोनों सेम साइन में होगा, सेम साइन के साथ होगा, तो आपको दोनों समीकरणों को आपस में घटा देना चाहिए, क्योंकि जब हम समीकरणों को घटाएंगे तो उससे क्या बेनिफिट है वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। और यदि दोनों अलग अलग होगा, एक प्लस एक माइनस, दूसरा माइनस पहला प्लस, यदि ऐसा कुछ हुआ तो आपको समीकरण को आपस में जोड़ देना चाहिए। अब क्या करिए आप, इनको सबसे पहले आप गुना कर दिए। ये जो 3 है वो इक्वेशन में तीनों के साथ गुना होगा, तो 3 यदि इसके साथ गुना होगा तो ये बनेगा 27x माइनस 3, जब इसके साथ गुना होगा तो 4 तिया 12y और बराबर के इधर 2 तिया 6000, ऐसा बन गया। अब 4 से गुना कर दो तो 7 चौके 28x माइनस 4 तिया 12y और बराबर में उधर 4 दूना 8000, ऐसा बन गया। अब आपको क्या करना चाहिए, इस तरह से यहां पर हम क्या कर रहे हैं ध्यान से समझना है। यहां पर हम दोनों इक्वेशन, चूंकि दोनों साइन बराबर है इसीलिए हमने समीकरण को घटाया। अब जब समीकरण घटता है ना तो हमेशा ध्यान रखना कि नीचे वाले का साइन बदल जाता है। मतलब ये यदि प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, किस में हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में, और ये जो माइनस में ये हो जाएगा प्लस में, ये जो प्लस में ये हो जाएगा माइनस में। नीचे के समीकरण के तीनों जो साइन है वो बदल जाएंगे। फिर से समझते हैं, नीचे के जो भी समीकरण है उसके सारे साइन बदल जाएंगे। तो बदलने के बाद जो बदला हुआ साइन है ना वो उसका ओरिजिनल साइन होगा, और उसके पहले जो भी है वो सारा समीकरण का जो आपका साइन है उसे हम लोग इग्नोर करेंगे। अब देखो, यदि हम ऐसा सोचते हैं तो फिर हमारा रिजल्ट क्या आएगा। 1 मिनट, थोड़ा स्पेस में बना लो। ये बन गया हमारा स्पेस। अब जो है सो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को आपस में हटाएंगे। तो देखो ये भी प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, तो ये से कट जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में। तो आप जान रहे हैं कि 28 में से 27 जाएगा तो 1x बचेगा, लेकिन बड़े का साइन माइनस में है तो ये माइनस में आएगा। और इधर 8000 में से 6000 जाएगा तो 2000 बचेगा, और बड़ा का साइन माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस में होगा, तो ये से ये कट जाएगा। तो जो x का वैल्यू है ये आपका आ जाना चाहिए 2000 रुपये। तो बच्चों सबसे पहला जो आपको है ये पता चल गया कि x का जो वैल्यू है वो 2000 रुपया आ गया है। अब हमको क्या करना चाहिए, तो समीकरण नंबर कहीं भी आप रख सकते हैं। समीकरण 1 में हमने क्या निकाला, x का मान निकाला। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में जब हम x का मान रखते हैं तो हमारा वैल्यू क्या बनेगा, तो हमारा वैल्यू क्या बनेगा इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, जब हम समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा 9x, तो 9 इंटू x के जहां पे हम रख सकते हैं 2000। हाँ, आगे क्या है, माइनस का 4y इज इक्वल टू 2000, 2000 ऐसा आया ना। हाँ,
अब देखो 9 दूना 18,000 आता है, ये माइनस का 4y यही रहने देते हैं और 2000 माइनस 9 दूना 18 उधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। और इस तरह से माइनस 4y इक्वल टू 18,000 में से 2000 यदि जाएगा तो यहां बचेगा माइनस का 16,000 बचेगा। क्यों? बड़े का साइन माइनस में है तो माइनस का ही साइन हमारा आएगा। अब आप जानते हैं माइनस से माइनस काट दो और 4 से लगा दो तो 4 चौके 16, 4,000 रुपये आता है। तो y का मान क्या हो गया? 4,000। ये दोनों वैल्यूज आपसे बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर? देखिए, सबसे पहले इससे आपको ये चीज पता चलता है, कि हमारा जो अनुपातिक गुणांक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था कि दोनों का मासिक आय बताओ। अब दोनों का मासिक आय, इसका मतलब ये दोनों का वैल्यू आपसे पूछ रखा है, ये दोनों का वैल्यू आपसे पूछ रखा है। तो पहले व्यक्ति की जो आय है हम इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए पहले व्यक्ति की आय। तो सबसे पहले व्यक्ति की जो आय है ये क्या है? ये हमारा है 9x। तो 9 इंटू एक्स का वैल्यू हमने कितना निकाला है? तो देखो 2000 निकाला है, तो यहां लिख देंगे 2000। और इस तरीके से जो है 9 दूना 18,000 जो है वो पहले व्यक्ति की आय हो जाती है। और दूसरे व्यक्ति का क्या हो जाएगा देखते हैं। लिखेंगे दूसरे व्यक्ति की आय। यदि दूसरे व्यक्ति की आय के बारे में यदि हम जानना चाहें तो दूसरे व्यक्ति का आय के लिए हमने लिखा है 7x। तो इज इक्वल टू 7x और 7 इंटू एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2000 और इस तरह से आ जाता है 14,000 रुपये। तो पहले व्यक्ति का आय जो है वो 18,000 हो गया और दूसरे व्यक्ति का जो आय है ये 14,000 हो गया। इस तरीके से हमने दोनों का मासिक आय को समझ लिया है। बच्चों, आपसे क्वेश्चन में यदि ये पूछे कि दोनों का मासिक खर्च बताओ, यदि ऐसा कहीं आपके एग्जाम में पूछे या कोई आपसे पूछे कि दोनों का खर्च बताओ, तो आप इस हिसाब से y के वैल्यू को इसमें पुट करके और अब इससे इसका खर्च भी निकाल सकते हैं। और जब आप इसका खर्च निकालेंगे तो आप क्वेश्चन के हिसाब से समझ सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस मतलब जो बचत है वो हर हाल में 2000 रुपया आ रहा होगा। जैसे यदि हम पहले व्यक्ति का ध्यान दें तो 4y है, y का मान 4 है, तो 4 चौके 16,000 पहले व्यक्ति का आ जाता है खर्च। अब देखो, पहले व्यक्ति की आय थी 18 और इसका जो खर्च है वो आ रहा है 4 चौके 16,000। इसका मतलब बचत जो है वो 2000 रुपया आ रहा है। मतलब क्वेश्चन जैसा हमसे पूछा उस हिसाब से हमारा इक्वेशन, हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल फिट बैठ रहा है। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझ आया होगा और इसी तरीके से बनाते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा कि विलोपन विधि का प्रयोग करके, देखो अभी अभी हमने आपको विलोपन विधि को सिखाया है। आप 2-4 प्रश्नों को हल करें, आपको समझ आ जाएगा कि विलोपन विधि का प्रयोग करके इन समीकरणों को हल करें। देखिए कैसे बनाएंगे हम इस समीकरण को। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों प्रश्नों को, दोनों इक्वेशंस को बहुत अच्छे से हम लोग को लिखना है। तो लिखते हैं, चलो लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और यहां हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब आपको बहुत ध्यान से समझना है बच्चों। एक बात ध्यान रखो, हमने आपसे कहा था कि इन दोनों समीकरणों में से किसी एक को इक्वल कर देना है, किसी एक को बराबर कर देना ताकि वो कट जाए, उसका विलोप हो जाए, वो कट जाए, उसका विलोप हो जाए और इस तरीके से हम दूसरे का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आप देखो, जो छोटा वैल्यू अक्सर उसे ही लेना चाहिए। यदि 4 यहां है तो 4 को, अच्छा एक बात सोचो, यदि हमको x को आपस में इक्वल करना है तो यदि ये 4 है तो क्या इस 2x को हम 4 बना सकते हैं? क्या हम 2x को 4x बना सकते हैं बच्चों? फिर से समझना, क्या हम इस 2x को 4x बना सकते हैं? हाँ सर, आप इसमें 2 गुना कर दो तो बिल्कुल बना सकते हैं। तो सिर्फ इसमें ही गुना करके हम क्या कर पाए, इस इक्वेशन का एक चर को इसके बराबर लाने में सक्षम हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ 2 से गुना कर दे तो काम हमारा बन जाए। इसमें कुछ नहीं तो 1 गुना करो। चलो अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 गुने 2 और 2 गुने 1, अब इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों का साइन कैसा है। यदि दोनों का साइन सेम होगा तो इक्वेशन हमेशा घटेगा। यदि दोनों का इक्वेशन अलग अलग होगा, दोनों का साइन अलग अलग होगा, तो दोनों इक्वेशन को हम आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो x का ये भी पोर्शन प्लस में है और ये भी पोर्शन प्लस में है, इसका मतलब दोनों साइन सेम है तो हम इक्वेशन को घटाएंगे। अब आपको बनाना कैसे, 2 को यहां गुना कर दो तो हो जाएगा आपका 4x प्लस ये यहां गुना होगा तो 3 दूना 6y और इज इक्वल टू 8 दूना 16। 1 से यदि गुना करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है,
जैसा हमारा इक्वेशन पहले से था। अब आप समझ सकते हैं कि जब हम नीचे का वैल्यू को चेंज करेंगे, जब हम नीचे के वैल्यू को चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये भी कट गया और ये भी कट गया। ओ माय गॉड, मतलब दोनों जो है वो 0 हो चुका है। और इधर आप घटा दोगे तो इसका आपका वैल्यू आ रहा है 9, इधर आ रहा है 16 में से 7 जाएगा तो 9। यहां पर आपको एक बात समझ आना चाहिए कि x का मान भी कट गया पूरी तरह से, x का पूरा पोर्शन कैंसिल आउट हो गया और y का भी पूरा पोर्शन कैंसिल आउट हो गया। ये कैसे हुआ? पिछले 2 एक्सरसाइज में यदि आप ग्राफीय विधि को बहुत ध्यान से देखे हो तो इन दोनों का जो रेशियो है 2 दूना 4, 1/2 इसका भी रेशियो आ रहा है, 1/2 इसका भी रेशियो आ रहा है। यदि x वाले पोर्शन का भी और y वाले पोर्शन का भी दोनों का रेशियो बिल्कुल इक्वल आ जाए बच्चों, तो जो ग्राफ होता है वो समांतर होता है। और यदि ग्राफ समांतर हो जाए तो उसका कोई हल नहीं होता। यही कारण है कि हम विलोपन विधि से बनाने के बाद भी हमारे पास किसी तरह का कोई हल नहीं मिल रहा है। तो यहां के बाद आप एक शब्द लिख सकते हैं केवल कि आगे हल संभव नहीं, आगे इसका हल निकालना संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों चर जो हमारे सामने दिए गए हैं उन दोनों चर का हम कोई मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि इक्वेशन ऐसा ही है कि a/a1/a2 बराबर b1/b2 हो गया। आई होप आप समझ रहे होंगे और पिछले सेशन से इस क्वेश्चन को लिंक कर पा रहे होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इस क्वेश्चन का तो यही जवाब हो गया, इतना ही आपको लिखना है और कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को पढ़े बगैर तो हम इसे बिल्कुल नहीं बनाने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों को उलटने पर जो बनी हुई संख्या का योग जो है वो 66 है। हाँ, लिखा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो बताओ संख्या क्या होनी चाहिए। बच्चों आपके सामने एक चैलेंज, अब इस चैलेंज को आप कैसे पूरा करते हैं देखिए। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन ये है कि 2 संख्याओं, 2 अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों को पलटने पे जो संख्या बन रही है वो 66। चलो तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अंक कैसे बनते हैं। आप कोई भी अंक बनाना चाहे, कोई भी आप संख्या बनाते हैं तो आप जानते हैं कि अंकों के मिलाने से संख्या का निर्माण होता है। मतलब यदि यहां पर 2 है और यदि यहां पर 8 है तो ये दोनों जो है सो इंडिविजुअली अंक कहलाते हैं, लेकिन जब अंकों को एक साथ मिला देते हैं तो वो जो है वो संख्या कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो है अभी संख्या है, लेकिन इंडिविजुअली जो है ये दोनों अंक है। लेकिन यदि इन दोनों को ध्यान से देखा जाए तो ये जो है सो एक संख्या बनता है 2 अंकों की संख्या, जिसमें से इसे हम कहते हैं इकाई अंक और इसे हम कह देते हैं दहाई अंक। इतना तो आप जानते होंगे, इकाई अंक और दहाई अंक ऐसा हम लोग कहते हैं। तो बच्चों कोई भी संख्या को बनाने के लिए इकाई और दहाई अंक का होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए सबसे पहले हमें मानना होगा माना इकाई अंक बराबर x, माना इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक जो है, इसका जो दहाई अंक है इसे आप मान लीजिए y। क्या मान लेंगे? y। तो बच्चों ध्यान से सोचो कि इसका संख्या कैसे लिखेंगे हम, संख्या क्या होना चाहिए। अब संख्या क्या होना चाहिए इसके लिए आपको यहां आना होगा। देखो यदि हम ऐसा सोचें कि आपके पास इकाई अंक है 8 और दहाई अंक है 2, तो संख्या क्या होगा? तो आप सब कहोगे सर ये तो संख्या 28 हो रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यदि हम इस संख्या का पूरा एक्सप्लेनेशन चाहें तो आप समझ पा रहे होंगे कि यदि हम इकाई संख्या, चूंकि ये इकाई स्थान पे है तो उसे 1 से गुना करो और ये दहाई स्थान पे है तो इसे 10 से गुना करके यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो कि इसका पूरा सॉल्यूशन जो है क्या ये नहीं आएगा? क्या आप इस बात को लिंक कर पा रहे हैं? फिर से समझो बच्चों कि यदि जो पहले स्थान पे है, जो इकाई के स्थान पे है उसमें 1 गुना किया जाए और जो दहाई के स्थान पे है उसमें 10 गुना किया जाए तो जो हमारा है वो संख्या बन के तैयार होता है, जो कि 28 ही आएगा। लेकिन यदि ये चर के रूप में हो, इकाई अंक x हो और दहाई का अंक y हो, तो हम संख्या कैसे बनाएंगे? संख्या के लिए जो दहाई अंक का पोर्शन है उसको 10 से गुना करो और जो इकाई अंक का पोर्शन है उसको 1 से गुना करो, x ही रहेगा। और फिर लास्ट में इन दोनों को आपस में यदि जोड़ दिया जाए तो हमारा संख्या का निर्माण हो जाता है, जैसा कि यहां हमने किया है। इकाई अंक को हमने ये माना है x, इसीलिए इकाई अंक को हम 1 से गुना करेंगे, वो तो 8 है आपका, लेकिन दहाई अंक को हम 10 से गुना किए। सोचो यदि यहां पर x के स्थान पे जहां पर हमने 8 माना है, ये जो 8 माना है यहां पे यदि y होता
और यदि यहाँ पे जहाँ 2 है वहां पे हम x मानते तो 10x प्लस वाई। इसी तरह का हमारा संख्या का रूप नहीं आया है क्या? बिल्कुल आया है सर, वेरी गुड। चलो यहां तक तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है, हमने संख्या बना ली है इस तरीके से। अब आपको आगे क्वेश्चन पढ़ना चाहिए कि 2 अंकों की एक संख्या थी, ठीक है, उसके अंकों को उलटने पर जो बनी संख्या है, इन दोनों का योग जो है ना वो 66 है। अब आप सोचो, यदि ये संख्या इस तरीके से बना है तो अंकों को उलटने पर क्या लिखेंगे? अंकों को उलटने पर, अंकों को उलटने पर बनी नई संख्या। तो बच्चों इस तरह से एक नई संख्या आपके सामने आएगा जिस समय हम अंकों को पलट देंगे। मतलब ये जो 28 है, यदि हम इसे 82 लिख दें, 8 यहां 2 यहां, तो आप समझ पा रहे इकाई का स्थान दहाई ने ले लिया और दहाई का स्थान इकाई ने ले लिया। उसी तरीके से यदि हम नई संख्या को ढूंढना चाहे तो आप समझ पा रहे होंगे कि दहाई बन जाएगा आपका x और y बन जाएगा आपका इकाई अंक। तो उस समय में क्या होगा, जो दहाई अंक y के साथ गुना है, क्योंकि यहाँ पे दहाई अंक y है इसीलिए हमने इसको 10 से गुना किया है। लेकिन जब नई संख्या बनेगी तो इकाई अंक में अभी जो है वो दहाई बन जाएगा और हमारा 10y नहीं 10x हो जाएगा, और प्लस में x नहीं प्लस में y हो जाएगा। क्या आपको ये बात अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है? अब देखो, अंकों को हमने पलटा, y के जगह पे x, x के जगह पे y कर दिया और ये दो नई संख्या हमारे सामने आ गया है। अब प्रश्न से देखो, प्रश्न आपसे कुछ कहा, क्या कहता है कि जो संख्या पहले हमने लिखा है वो और उसको पलटने पे जो संख्या है उन दोनों का जो योग है वो 66 है। इसका मतलब कि 10y प्लस x जो पुरानी संख्या है वो और जो नई संख्या है 10x प्लस y, इन दोनों का जो योग है ना बच्चों, ये है आपका 66। हाँ, अब क्या करो, इनको आपस में कैलकुलेट करो। 10y, अच्छा पहले ये करते हैं तो 10 और 1 11x बचेगा, प्लस में 10 और 1 11y भी बचेगा, बराबर का 66 आ जाएगा। यदि 11 को आप कॉमन निकालें तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। 11 से काट दो तो 11 छक 66 होता है और x प्लस वाई बराबर आता है 6। तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 तैयार है। अब समीकरण नंबर 2 कैसे बनेंगे, तो आगे पढ़ो। यदि संख्या के अंकों का जो अंतर है ना ये 2 है, संख्या के अंक कौन है तो x और y है, इन दोनों का अंतर ही केवल 2 रखा है। मतलब पुनः प्रश्न से प्रश्न ने ही कहा है कि x और y का जो अंतर है, x और y का जो अंतर है ये आपका दे रखा है 2 दे रखा है। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। क्या आपको किसी संख्या से गुना करने का आवश्यकता है? नहीं सर, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है वो एक एक के गुणांक के साथ दोनों इक्वल है। अब हम आगे कैसे हल करें, तो देखो आगे हल हम ऐसे करेंगे कि चूंकि दोनों संख्या इस तरीके से है तो हम लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। आप सोच के बताओ कि इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ना चाहिए या दोनों को आपस में घटाना चाहिए। बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि दोनों का साइन बिल्कुल अलग अलग है, तो दोनों समीकरण आपस में जुड़ेंगे और इससे तो किसी तरह से हमें गुना ही नहीं करना पड़ा। तो समीकरण बना x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये दो समीकरण हमारे सामने थे। जब हम इसे जोड़ रहे हैं तो नीचे का साइन बदलने की आवश्यकता नहीं है, ये से ये कटेगा, x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6 और 2 हो जाएगा 8। यदि 2 से काट दो तो 4 बार में कटेगा और x का मान आ जाएगा 4। आगे क्या करेंगे हम, आगे हमको क्या करना चाहिए, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा कौन सा है, ये है सर, x प्लस वाई बराबर 6। तो x का मान तो 4 आ गया है, प्लस y बराबर का 6, तो y का मान हो जाएगा 6 और ये जाएगा उधर माइनस में, तो y का मान आ जाएगा 2। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि x और y का मान कैसे निकला। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि संख्या ज्ञात करिए, ये संख्या ज्ञात करिए। तो ये संख्या कौन सी है, तो इसीलिए लिखो संख्या बराबर, हमने संख्या क्या माना है 10y प्लस x, शुरुआत में 10y प्लस x, तो 10 का 10 ठीक है, y का मान हो जाएगा 2 प्लस x का मान हो जाएगा 4 और 10 दूना 20 और 4 24। ऐसा हमारा क्वेश्चन बन जाता है। अब बच्चों इस तरह से आपको समझ आया कि ये जो हमारा बन रहा है ना ये 24 बन रहा है। अब आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा, क्या ऐसी संख्या और कितनी है, तो एक तो संख्या आपको मिला 24 और इसको पलटेंगे तो बन जाएगा 42।
दोनों का योग 66 है और दोनों के अंकों का जो अंतर है ये भी 2 है। मतलब जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से तो ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा और अब जो है तो आपने बहुत ही अच्छे से इन सारे क्वेश्चनों को समझ लिया है। चलो अब बच्चों यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज के प्रश्नों को हम लोग जो है वो देखेंगे अगले क्लास में। तब तक आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से सीखना है और अपने एक्सरसाइज के प्रश्नों को बना के देखना है। हालांकि हम लोग अगले क्लास में फिर से सीखेंगे। तब तक मिलते हैं बहुत ही अच्छे से एक नए अच्छे वीडियो के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और समझते रहिए। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।